अच्छा जी, अब करते हैं दूसरी टाइप का सवाल जिसमें सारा पैसा फौरन घर नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट ने बताना है कि कितना पैसा घर आएगा। तो इसमें फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि एक कंटिन्यूटी में सवाल चलने की बजाय हमें फॉरेन करेंसी में कैलकुलेशन अलग करनी पड़ेगी, फिर उसमें से कितना पैसा घर आना है वो कैश फ्लो अलग करने पड़ेंगे। ये फर्क पड़ेगा बस, फॉरेन लोकल वर्किंग छूट जाएंगी बस। आप पढ़ लीजिए मेरी बुक में इसी से पिछला सवाल, ये जो अभी किया है इसी से पिछला क्वेश्चन 15, मॉड्रेक्स कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड MCL। हाँ जी, कैसे बताइए दूसरा वाला सिनेरियो। रिस्ट्रिक्शन लगी है और वो कह रहे हैं कि जितना पैट कमाया करेंगे बस उतना डिविडेंड घर ला सकते हैं, तो हमें फिर इस सवाल को तोड़ना पड़ेगा। कैश फ्लोज जिनकी पीवी निकलनी है वो तो लोकल कैश फ्लोज है। ये है जी दिसंबर 17। हमने एनपीवी निकालनी है क्योंकि सवाल तो यही है कि बताएं पैसा हम इन्वेस्ट करें कि ना करें, तो है तो एनपीवी।
लेकिन एनपीवी निकलनी है पाकिस्तानी कैश फ्लोज की, और पिछले सवाल में फॉरेन करेंसी ही से नीचे रुपीस बना लिए थे, इसलिए सेम फॉर्मेट के अंदर फॉरेन कैश फ्लोज थे। लेकिन अब कैश फ्लोज डिविडेंड है, यानी कैश फ्लोज हमारे पाकिस्तानी सवाल ही होगा, रुपीस इन मिलियन। हाँ, डिविडेंड की फिगर निकालने के लिए हमें सारी फॉरेन करेंसी की वर्किंग करनी पड़ेगी। कैश फ्लोज ये है, डिविडेंड जो बाहर से रेमिटेंस आनी है, कैश इनफ्लो ये है, और इसी के ऊपर 10% टैक्स है। लेकिन जो डिविडेंड की फिगर है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अमाउंट है, तो हमें फिर वर्किंग करके फॉरेन करेंसी की इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। अच्छा, वर्किंग में इधर करो, इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लोज नहीं, इनकम स्टेटमेंट। और करेंसी कौन सी है? एफडी। पैट निकालना है क्योंकि उतनी ही अमाउंट डिविडेंड लानी है, तो इनकम स्टेटमेंट बन रही है। ये 0 1 2 3 नहीं लिखा हुआ मैंने, ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 लिखे हैं। जी बताएं, इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स प्रोजेक्ट में क्या क्या है? पहले पैराग्राफ में बस इतना कहा हुआ है कि हम फ्लेंशिया में प्रोजेक्ट लगाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा है जितनी भी बिजली आप बनाएंगे वो सारी हम खरीदेंगे, और 5 साल के बाद प्लांट और अपने सारे एसेट्स हमारे हवाले करके घर चले जाना। और जो प्लांट होगा वो बुक वैल्यू से 20% ऊपर पे गवर्नमेंट खरीदेगी, और बाकी कोई भी एसेट अगर हुआ तो वो बुक वैल्यू पे खरीदेगी। ये पहले पैराग्राफ का मतलब है। पहले पैराग्राफ में कोई एतराज? पॉइंट नंबर 1, ये आ गई जी 5 साल की प्रोडक्शन, और पहले प्रोडक्शन लिख लेते हैं, यूनिट्स, और मिलियन में लिख लेते हैं, बिलियन की बजाय मिलियन में लिख लेते हैं, ताकि जब मल्टीप्लाई करें तो एफडी मिलियन बन जाए। ईयर 1 में कितने होंगे? 3000, और उसके बाद इन्होंने बढ़ना है LY इंटू 1.03, तो ईयर 2 में 3090, 3183, 3278, 77। ये हो गए जी यूनिट्स। अब हम चलते हैं एफडी मिलियन में। इनकम स्टेटमेंट की क्या क्या आइटम्स हैं? पॉइंट नंबर 1, अब उसने सेल्स देने की बजाय अर्निंग्स यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी सेल्स में से वेरिएबल खर्चे भी माइनस कर लिए, फिक्स खर्चे भी माइनस कर लिए, और फिक्स खर्चे कोई नहीं होंगे तभी इन्होंने पर यूनिट करके फिगर दी है। फिक्स नहीं होंगे फिर तो खर्चे, तो पीबीटी और डी, पीबीटीडी 140, और इसने इन्फ्लेट भी करना है या इतना ही रहेगा? करना है। तो यूनिट्स हम निकाल चुके, और 140 को अलग से हम वर्किंग में भी लेके जा सकते हैं, और कैलकुलेटर पे काम चला के एग्जामिनर को इतना कह सकते हैं कि अच्छा ये 140 करंट है या 140 ईयर 1 का है? 140 ईयर 1 का है। ये कैसे पता? कहां लिखा हुआ? पॉइंट 2 में ये कहां लिखा हुआ है कि ईयर 1 का है? पॉइंट 2 में ईयर 1 लिखा हुआ है? पॉइंट 2 में लिखा हुआ ईयर 1? अच्छा, फिर वो मैंने लिखा हुआ है, असल सवाल में नहीं लिखा हुआ था। मैंने वो असल सवाल खोला हुआ है, तो वो सोल्यूशन में चूंकि उन्होंने इसको ईयर 2 से इन्फ्लेट किया हुआ था, तो मैंने फिर सवाल में ईयर 1 लिख दिया। असल सवाल में ईयर 1 नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, अब ना देखिए, कैलकुलेशन के लिए एक आसानी बता रहा हूं। बेशक ऊपर मैं यूनिट्स लिख के दिखा दिए हैं, लेकिन या तो 140 को पहले अलग से इन्फ्लेट करें, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करें, या फिर आपको एक तरीका बताता हूं जो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। पहले साल के लिए, ईयर 1 के लिए 140 इंटू 3000 कर लें, और उसके बाद LY इंटू 1.03 भी, और इन्फ्लेशन कितनी है? 0.8 भी। इससे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इससे प्राइस बढ़ती जाएगी। यानी बजाय इसके कि आप 140 को इन्फ्लेट करें और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करें, पहले साल का 140 इंटू 3000 लिख के उसके बाद इंटू प्राइस चेंज इंटू वॉल्यूम चेंज, और कॉपी पेस्ट करेंगे तो आगे आंसर आ जाएंगे। क्या बना देखें? हम्म, 40,000 मिलियन, 420,000 मिलियन ना, क्योंकि 3000 मिलियन है। ठीक है, उसके बाद इसको 1.03 1.08 करते जाएं, 4672008 519 722
578139 643 हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है, कैश फ्लो नहीं है, ये प्रॉफिट तक पहुंचना है। और क्या करें, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, वर्किंग टू कॉस्ट कितनी, प्लांट कितने का होगा, 50 बिलियन 50 बिलियन क्या 50 बिलियन क्या रुपीज। हम एफडी में कर रहे हैं सवाल, 1 रुपया कितने का है, तो 50 इंटू 17, और 50 बिलियन है यानी 50,000 मिलियन, 50,000। हम प्रॉफिट एफडी में निकाल रहे हैं और वो 50 बिलियन रुपए है। हाँ जी, कितनी डेप्रिसिएशन है जी, 85,000 765 76500 688500 68850 619 650 61965 557 685 year 5 55769 501,916। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने वादा किया हुआ है कि जो प्लांट होगा आपका, हम उसको 20% ऊपर पे खरीद लेंगे, यानी इसका 20% ऊपर, इसका 20% क्या बना 1,00383। तो गवर्नमेंट हमसे कितने का खरीद लेगी, 602 602 300। प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम, यानी एक तरह से समझे टैक्स की वर्किंग। प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल 1,00384। और कोई इनकम एक्सपेंस, जी, और कोई इनकम एक्सपेंस, इनकम एक्सपेंस वर्किंग कैपिटल इनकम एक्सपेंस तो नहीं होता, वर्किंग कैपिटल तो कैश फ्लो में आता है ना, इनकम एक्सपेंस तो नहीं है जी। और कोई इनकम एक्सपेंस, पहले देख लेना कोई और इनकम एक्सपेंस है तो। हम फॉरेन एंटिटी का ही तो पीबीटी निकाल रहे हैं, फिर उस पर टैक्स लगाएंगे। अभी हम डॉलर में ही, अभी रुपए में नहीं आए, डॉलर का पैट निकालेंगे तो रुपये डिविडेंड निकलेगा। और कोई इनकम एक्सपेंस, फाइनेंसिंग, फाइनेंस कौन सा करना है, फाइनेंस किधर है, अरे इतना साफ साफ तो लिखा हुआ है यार, 0.5। क्या हो गया है, क्या हो गया है यार। ये जो फॉरेन सब्सिडरी है, सब्सिडरी फॉरेन ऑपरेशंस है, ये जितना पैट कमाएगा, पैट वो सब डिविडेंड बांट देगा। तो पैट
और कैश फ्लो सेम होता है? नहीं भाई। यानी अगर एक बिजनेस है, इस सवाल से हटके बता रहा हूं, उसकी सेल्स 200, बाकी सारे खर्चे 120, डेप्रीसिएशन 40, टैक्स 10, पैट कितना बना? पैट 30। ये पैट है। अगर हम कैश फ्लोज बनाएंगे 200, 120, कुछ भी नहीं, 10, 70। घर कितने भेजेंगे? 70, 30, बाकी 40 वहीं इन्वेस्ट हो जाएगा जहां हम 9% इंटरेस्ट कमाएंगे। तो इंटरेस्ट इनकम आएगी। ये 0.5 की अंग्रेजी बताइए मैंने। घर में कैश उतना भेजा जाएगा जितना पैट है। तो पैट और नेट कैश में फर्क है। तो जितना कैश बच जाएगा वो 9% पे इन्वेस्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट इनकम आनी है। इसका मतलब है कि हमें फॉरेन करेंसी का फिर कैश फ्लो भी बनाना पड़ेगा। अभी तो प्रॉफिट निकाल रहे थे, लेकिन अब कैश फ्लो भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, कितना इन्वेस्ट करना है? जो डिविडेंड बांटने के बाद बचेगा। डिविडेंड कब बांटेंगे? प्रॉफिट कमाएंगे। यानी पहला साल एंड होगा, प्रॉफिट कमाएंगे, डिविडेंड बांटेंगे, जो बचेगा वो इन्वेस्ट होगा। तो इंटरेस्ट इनकम दूसरे साल से आएगी। पहला साल तो पक्का खाली है, बाकी की फिर हम वर्किंग करते हैं। ये निकलेगा पीबीटी। और टैक्स कितने परसेंट है? तो पहले साल का पीबीटी क्या बना? डबल 3, 5, 25%, 8, 3, that 251, 250। चलिए अब हम ना कैश फ्लो की वर्किंग बनाते हैं। ये डेप्रिसिएशन बता दो। ये मिटा दूं। अब हम ना कैश फ्लो बनाने लगे क्योंकि इंटरेस्ट इनकम निकालनी है। बेशक पैट से शुरू कर लेते हैं। जितना पैट कमाएंगे वो अज्यूमिंग के नेट उतना ही कैश कमाएंगे, तो वो यहां पर आ जाएगा। लेकिन ये नेट कैश तो नहीं है, डेप्रिसिएशन तो कैश नहीं है, तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे 8, 3। और क्या क्या कैश फ्लो होगा? जो हम इनकम एक्सपेंस ले चुके वो तो ले चुके ना, उसके अलावा कैश फ्लो क्या होगा? वो क्या है? अरे सॉरी 85 जी। और क्या कैश होगा? कैश अच्छा चले, ईयर 1 में नहीं है। और कैश फ्लो क्या होगा? इनकम एक्सपेंस तो इसके अंदर कवर हो गया ना, और मजीद कोई कैश फ्लो होगा? वर्किंग कैपिटल होगा, वो कैश फ्लो होगा। वर्किंग कैपिटल के बारे में पॉइंट नंबर 3, इनिशियली 2 बिलियन ये तो पाकिस्तान से चला जाएगा। MCL वुड रिक्वायर इमीडिएट आउटले ऑफ 50 बिलियन और 2 बिलियन वर्किंग कैपिटल का, ये तो पाकिस्तान से जाएगा ना।
ये तो MCL इन्वेस्ट करेगा ना, उसके बाद जो इंक्रीज है वो फिर यहीं से निकलना है। तो इंक्रीज के लिए फिर हमें वर्किंग कैपिटल वाली वर्किंग करनी पड़ेगी। और वर्किंग कैपिटल के बारे में कहा है कि इसने इन्फ्लेट होना है कि नहीं होना, कहां लिखा है? जी ये भी मैंने लिखा है, सवाल में नहीं लिखा हुआ था लेकिन सोल्यूशन में था, तो ये भी मैंने ही लिखा हुआ कि वर्किंग कैपिटल भी इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगा। अच्छा नहीं इन्फ्लेशन नहीं, देखिए मैंने क्या लिखा हुआ। हाँ ये सवाल वाले ने सोल्यूशन में किया हुआ था, जो मुझे साइंस समझ नहीं आई कि उसने क्यों किया, तो मैंने फिर सवाल में अंग्रेजी को डाल दी थी। तो वर्किंग कैपिटल की फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये पहले भी हर बड़ी दफा बता चुका, अब मुझे बहुत उम्मीद है कि घोड़े पेपर बनाते हैं। ये 2022 से ना पेपरों का लेवल चेंज हो गया है, अब इस तरह की अजम्पशन नहीं लेनी पड़ती। वर्किंग कैपिटल का बैलेंस और कैश फ्लो, शुरू में तो 2 बिलियन आ जाएगा ना, और 2 बिलियन रुपए है यानी 2000 मिलियन रुपए, तो वो 2000 मिलियन रुपए इंटू 17। उसके बाद इसने वॉल्यूम के साथ और इन्फ्लेशन के साथ बढ़ना है, यानी यही वाला काम LY इंटू 1.03 इंटू 1.08 जी 1 में 37,822 42073 46802। जी 52062। अच्छा ये ना 5 में दोनों काम कर सकते हैं, इसको 0 करके जैसे पहले करते हैं सारा इनफ्लो भी ला सकते हैं, और क्या हम प्लांट बंद कराएंगे? गवर्नमेंट हमसे ले लेगी, तो गवर्नमेंट फिर ये भी हमसे ले लेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि ऑल एसेट्स बुक वैल्यू पे ले लेंगे, तो इसलिए बेशक इसको भी यहाँ इंक्रीज दिखा के गवर्नमेंट ने पैसे तो हमें दे ही देने, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको 5वें साल भी इंक्रीज दिखाएं और जो बैलेंस होगा वो गवर्नमेंट हमें एंड पे दे देगी। ये भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि इसको 0 कर दें, तो आप बढ़ा लें 57, और हमने ये तो पाकिस्तान से पैसे भेजने हैं, ये यहां से निकाल लें 3822 4251 4729 5261 52। अच्छा मैं वहां जब इसका एंड लिखूंगा ना तो दोबारा कर देता हूं रिपीट। तो वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो आ जाएगा, बताइएगा 3822 4251 4729 5852 और कैश फ्लो होगा घर नहीं भेजने पैसे, डिविडेंड होगा कितना, यही डिविडेंड होगा 251250। अच्छा एक चीज मैं वो मिस कर गया, ये एक लाइन छोड़िए मैं बाद में लिखता हूँ, ये एक लाइन छोड़िए मैनेजर, ईयर 1 में उसमें कुछ नहीं आना जी। ईयर 1 81178 और शुरू में तो कोई पैसा नहीं पड़ा होगा, तो यही हो गया। इस पे अब ये ईयर 1 के एंड पे हमने इन्वेस्ट कर दिया, इसके ऊपर 9% ईयर 2 की इनकम आएगी, वो हम बेशक इसी वर्किंग में ही निकाल लेते हैं। इसका 9% ईयर 2 की इनकम होगी जी 7306, ये ईयर 2 की इंटरेस्ट इनकम होगी 7306। अब हर साल की इंटरेस्ट इनकम निकलती आएगी, हमारा ये कॉलम पूरा होता जाएगा।
39014 टैक्स 999 पैट 298। अब यहां से इस वर्किंग में आ गए हम 298510, यही डिविडेंड बांट दिया 298510। डेप्रिसिएशन एड बैक हो गई 76500। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम को कहाँ लिखा मैंने, उसको भी लिखो कैश फ्लो में। इंटरेस्ट इनकम भी तो हमारे अकाउंट में आएगा, वो इसमें इंक्लूडेड है। ईयर 2 वाला हो गया ना इसमें इंक्लूड, तो दोबारा थोड़ी लिखेंगे। तो ईयर 2 का नेट कैश फ्लो बना 2249 और क्लोजिंग बैंक बैलेंस बन गया 153427। और इस पे जो हम इनकम कमाएंगे वो हमारी ईयर 3 की इंटरेस्ट इनकम होगी जी 13808। अब यहां से हम इधर ईयर 3 में आ गए 13808। ईयर 3 का पीबीटी बन गया 4680 टैक्स 116 ये पैट यहां आया 348510, यही घर भेज दिया 348510। डेप्रिसिएशन एड बैक हो गई और नेट कैश आ गया 64121 और सीडी बन गया नहीं यार 1.5 लाख तो ये 2175 और इस पे इंटरेस्ट इनकम 9% कमाई 579। ये आ गए इधर 19579। फाइव थ्री फाइव 753 25%। 133 401 815। ये पैट गिराया 401815। डेप्रिसिएशन एड बैक 61965 और यही पैट डिविडेंड बांट दिया 56704 217 548। तो सीडी बन गया 274 253 252 और इस पे 5वें साल की इंटरेस्ट इनकम आई 19579 है 24683। पच्चीस %। 17810 पैट 5345।
ये आ गया पांचवा पैट 534315 डेप्रिसिएशन एड बैक, डिविडेंड भेज दिया। अच्छा डेप्रिसिएशन क्यों एड बैक? क्योंकि वो कैश फ्लो नहीं है, तो ये भी हम लेस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अगर करें तो पीबीटी के बाद हम प्रॉफिट एंड डिस्पोजल लेस करते हैं ये, क्योंकि कैश फ्लो ये नहीं है, कैश फ्लो प्लांट का सेल है, तो इसलिए इसको निकाल देंगे। वन 000384 504 हाँ जी 50437 नेगेटिव, और बीडी है 274252, तो सीडी बन गया 223 लेस क्यों किया? कैश फ्लो, ये कैश फ्लो है, प्रॉफिट एंड डिस्पोजल। हाँ पैसे देगी तो हमें पाकिस्तान भेजेगी ना पैसे, तो वो ये तो प्रॉफिट एंड डिस्पोजल, पीबीटी में प्रॉफिट एंड डिस्पोजल शामिल था, तो वो कैश, ये तो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से कैश फ्लो तक पहुंच रहे हैं। अच्छा ये जो सारी वर्किंग की है ना, एक तो इंटरेस्ट इनकम के लिए की है, दूसरा गवर्नमेंट ने हमारे सारे एसेट्स रख के वो पैसे हमें दे देने हैं। अब गवर्नमेंट हमसे 3 एसेट्स ले रही होगी, प्लांट, हमारा वर्किंग कैपिटल और हमारा बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस है ना हमारा वहां 223, ये भी रख लेगी कैरिंग अमाउंट पे, वर्किंग कैपिटल भी रख लेगी कैरिंग अमाउंट पे, प्लांट रख लेगी 20% ऊपर, और इन 3 चीजों के पैसे हमें भेजेगी। ये पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ऑल एसेट्स, गवर्नमेंट प्लांट ले लेगी 5 साल बाद और सारे एसेट्स कैरिंग अमाउंट पे ले लेगी, तो बैंक बैलेंस भी तो एसेट ही है ना। अच्छा अब ये वर्किंग वन की ना मेरे पास जगह नहीं है, मैं 2 लाइनें ज़बानी बता रहा हूं। ये डॉलर है, यही अमाउंट हमें डिविडेंड पहुंचनी है लेकिन रुपए बन के, तो हमें एक्सचेंज रेट्स निकालने पड़ेंगे, और एक्सचेंज रेट्स के लिए इन्फ्लेशन दी हुई है, तो हर साल का इन एक्सचेंज रेट निकलेगा और रुपीज में आना है तो डिवाइड कर देंगे। तो आप इस वर्किंग वन के नीचे सारे एक्सचेंज रेट लिखें और फिर डिवाइड करके रुपीज लिखें। और इधर ही ये एक्सचेंज रेट बता रहा हूं, एक्सचेंज रेट हम एग्जामिनर को बता देंगे कि LY इनटू ऊपर डॉलर है तो वहां वाली इन्फ्लेशन डिवाइडेड बाय नीचे रुपए है, तो हर साल का इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट आता जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें रुपए तक पहुंचना है, तो डिविडेंड आ जाएगा। यानी वर्किंग वन में एक्सचेंज रेट और रुपी डिविडेंड। सत्रह तो अभी है ना, तो ईयर 1 में भी बढ़ेगा। निकाल लिए फिगर्स तो बता दें। 14369 16597 18839 2117 27301। अब जब पाकिस्तान में ये डिविडेंड के पैसे पहुंचेंगे तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हमसे 10% टैक्स लेगी। 1437 1660 1884 2112 2730। तो एक तो पाकिस्तान ये डिविडेंड का कैश पहुंचना है, वर्किंग वन
फिर इसके अलावा शुरू में पैसा इन्वेस्ट होना है 50 बिलियन एक, 50 बिलियन एक और 2 बिलियन एक, यानी 52,000। और एंड पे वहां से पैसा वापस आना है। कितना पैसा वापस आना है? वर्किंग 5 जी, कितना वापस आना है? ये देखिए वर्किंग 5। प्लांट कितने का सेल होना है? एफडी मिलियन 600 था शायद, नहीं 602,300। वर्किंग कैपिटल खरीदना है उन्होंने हमसे, कितना? ये कैरिंग अमाउंट है 57,914। इसके अलावा उन्होंने हमसे बैंक बैलेंस रख लेना है, कितना? 223,815। ये टोटल उस वक्त हमारे एसेट्स होंगे जिनके पैसे वो हमें भेजेंगे। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का मैंने ये कहा था कि ये वर्किंग कैपिटल अगर एंड पे वापस जीरो करना है तो ये इनफ्लो आ जाएगा, वो इनफ्लो यहां आ जाएगा, तो ये बैलेंस ही बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस ही ज्यादा हो जाएगा। या आप बैंक बैलेंस यही रहने दें और ये पैसे उनसे अलग से ले लें, तो टोटल है वर्किंग कैपिटल। हम ये इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होते हैं। मैंने कहा था कि आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कितना यहां जीरो कर लें तो ये सारा रिकवर हो जाएगा, उससे 52,000 यहां इनफ्लो आ जाता, बैंक बैलेंस ही ज्यादा आ जाता, वो ज्यादा बैंक बैलेंस गवर्नमेंट हमसे ले लेती। या फिर इसको आउटफ्लो दिखाएं, बैंक बैलेंस कम हो गया और ये वर्किंग कैपिटल के बैलेंस के वो हमें अलग से पैसे दे रही है गवर्नमेंट, तो टोटल गवर्नमेंट हमें देगी 8840। लेकिन ये है एफडी मिलियन। हम जब लोकल में लेके आएंगे तो रुपीज मिलियन कितने लेके आएंगे? इस 88,84029 को डिवाइड कर देंगे 5वें साल वाले एक्सचेंज रेट से। 5वें साल लाने हैं ये 884029 डिवाइडेड बाय 45170 और इसके आने पे कोई टैक्स नहीं है। ये आखिरी लाइन का मतलब है, ये भी रिमिटेंस ही है लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं है। All other remittances are exempt from tax. ये हो गए जी लोकल कैश फ्लोज और इनकी अब हमने निकालनी है एनपीवी। अच्छा, अब इस सवाल की लास्ट चीज समझें। इन कैश फ्लोज में पूछना है कुछ तो पूछें, फिर इसका डिस्काउंट रेट समझाता हूं। जी कैश फ्लो डन। अच्छा, अब आप ऐसा करें, चैप्टर में आए और चैप्टर के ना क्वेश्चन से जस्ट पहले आखिरी पेज, इसी चैप्टर के क्वेश्चन से जस्ट पहले चैप्टर का आखिरी पेज। एक डब्बा बना के मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री। ये कहानी पढ़े जरा, इन चीजों का मतलब मुझे भी नहीं पता, ये बुजुर्गों का बनाया हुआ फार्मूला है, वो फार्मूला लगाना आना चाहिए। इन केस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, ये पूरा डब्बा पढ़ लें।
जो दो मुल्कों के नाम यूज हुए हैं वो बता देता हूं। जिस जगह हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे ना वो हल्का मुल्क होगा, यानी वहां पैसा इन्वेस्ट करना, एक तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाना रिस्की है, दूसरा उस मुल्क में पैसा लगाना रिस्की है। तो है पाकिस्तान में भी बहुत रिस्की है, लेकिन किसी मुल्क में अगर हम पैसा लगाने जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क होना एक अलग चीज है, बीटा। उस मुल्क में पैसा लगाना एक अलग चीज है, मतलब उस मुल्क में पैसा लगाने का इटसेल्फ एक रिस्क है। तो वो जो मुल्क में पैसा लगाने का रिस्क है ना, उसकी वजह से देखिए ऊपर के फार्मूले के अंदर बीटा में पहले हम लोग ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं RM माइनस RF, ये होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, पोर्टफोलियो में बताया था। उसके साथ एक और रिस्क प्रीमियम ऐड करना पड़ता है, उसको फिर बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं कंट्री रिस्क प्रीमियम। ये निकलता है इस नीचे लिखे हुए बड़े से फार्मूले में। इसमें ना दो मुल्क लेते हैं हम, एक वो थका हुआ मुल्क जहां हम पैसा लगाने जा रहे हैं, और एक दुनिया का कोई डेवलप्ड मुल्क, मिसाल के तौर पर अमेरिका। और अमेरिका की चीजें और जिस थके हुए मुल्क में हम जा रहे हैं, इन दोनों के कंपैरिजन से ये चीजें निकलती हैं। अब ये उन दोनों के कंपैरिजन से इस फार्मूले में चीजें देखें। एक है सॉवरेन यील्ड स्प्रेड, जो नीचे अंग्रेजी में बताया हुआ, ये क्या होता है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन थका हुआ मुल्क, उसके ऊपर क्या रिटर्न मिलता है, और अच्छे मुल्क के ट्रेजरी बॉन्ड्स के ऊपर क्या रिटर्न मिलता है। इनका डिफरेंस सॉवरेन यील्ड है, मल्टीप्लाई बाय उस थके हुए मुल्क में स्टॉक मार्केट की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अच्छे मुल्क में बॉन्ड मार्केट की स्टैंडर्ड डेविएशन। और अब तो आपको ये फार्मूला शीट में मुझे याद नहीं, पता नहीं है कि नहीं लिखा होगा वैसे। अच्छा, फार्मूला शीट प्रिंट निकलवा के लेके जानी है, आईकैप की वेबसाइट से फार्मूला शीट डाउनलोड करें, वो प्रिंट निकलवा के लेके जानी है। मुझे याद नहीं है उसमें लिखा होना चाहिए फार्मूला जी। इस फार्मूले की अंग्रेजी पढ़ें और बताएं कोई चीज पूछनी है तो। अब इस सवाल में थका हुआ मुल्क फिलांशिया हो गया, और जो डेवलप्ड मुल्क है वो कोई डॉलर शॉलर नहीं होंगे, पता नहीं अमेरिका ही होगा, और कौन होगा। अब आप आ जाए सवाल पे वापस, और एक उंगली रखें इस फार्मूले पे और एक उंगली रखें पेज सवाल पे, और कंट्री रिस्क प्रीमियम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें जरा। इस फार्मूले की चीजें देखते जाएं और सवाल का पॉइंट 6 पढ़ते जाएं। ये 8% और 3.5% का डिफरेंस सोवरेन यील्ड हो गया, थके हुए मुल्क की इक्विटी मार्केट की स्टैंडर्ड डेविएशन, ये न्यूमरेटर हो गया, और अच्छे मुल्क की बॉन्ड मार्केट की स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डिनोमिनेटर हो गया। आठ और 3.5% का डिफरेंस सोवरेन यील्ड हो गया, एनवलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, रिटर्न नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन थके हुए मुल्क की 12 या 10, ये न्यूमरेटर हो गया, और अच्छे मुल्क की स्टैंडर्ड डेविएशन बॉन्ड मार्केट की 9 या 13, तो ये डिनोमिनेटर हो गया। इससे निकलेगा कंट्री रिस्क प्रीमियम। आप वो पेज पे फार्मूला पढ़े ना, एनवलाइज स्टैंडर्ड डेविएशन, रिटर्न नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी इंडेक्स ऑफ थका हुआ मुल्क, तो वो 10 है कि 12 है, और डिवाइडेड बाय एनुअलाइज्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, रिटर्न नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेवलप्ड मार्केट करेंसी, यानी वो जो यूरो बॉन्ड दिया हुआ है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन, रिटर्न नहीं। फार्मूले में देखें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन है, रिटर्न नहीं है। तो इस सवाल के सॉल्यूशन में जो के निकाला हुआ है वो चेक कर लें, वो होगा डिस्काउंट रेट, और कैश फ्लोज बना दिए, इनकी निकल आएगी एनपीवी। जी जी जी, मतलब चाहे वो डिविडेंड की शक्ल में सवाल हो या सेम कैश फ्लो वाला सवाल हो, ये सिर्फ डिस्काउंट रेट से ताल्लुक है कि अगर हम किसी थके हुए मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट निकालते हुए, जैसे पिछले सवाल में उसने कहा था ना 10 होना चाहिए लेकिन 3 और ऐड कर लें, तो वो जो 3 और ऐड करवा रहा था वो इसी की वजह से करवा रहा था। लेकिन खैर तुर्की थका हुआ मुल्क नहीं था। $1.17, हाँ थका हुआ मुल्क है। नहीं, वो तो आपको सवाल में डाटा दिया होगा तो कंट्री रिस्क प्रीमियम निकालेंगे ना खुद। अगर उसने आपको नहीं बताया कि थका हुआ मुल्क है तो कंट्री रिस्क प्रीमियम का डाटा नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? डाटा देंगे तो निकालेंगे ना। 16% ऑलरेडी कैपम से निकला हुआ था, उसमें बस ये पोर्शन और ऐड हो गया।
ये डिस्काउंटेड बनेगा और एनपीवी निकलेगा। ले जी, फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बस अब मैंने ना एक चैप्टर बुक में बनाया हुआ है, चैप्टर 5 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये फिर इंशाल्लाह कल और परसों कराता हूँ। चल ठीक है।